हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ मैं रेडक्लिफ ब्राउन, जो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। इनका जो ड्यूरेशन है वो 1881 से लेकर 1995 रहा है। तो गाइस, रेडक्लिफ ब्राउन का जन्म कब हुआ? 1881 में। एंड इन्होंने अपना जो प्रशिक्षण है, जो एजुकेशन है, वो साइकोलॉजी में WHR रिवर्स से के स्टूडेंट के रूप में 1904 में कैम्ब्रिज से लिया था। एंड रिवर्स को हिस्ट्री में काफ़ी रुचि था, काफ़ी इंटरेस्ट था। 1906 ईस्वी में, यानी कि 1906 की बात करें, तो इन्होंने निरक्षर निवासियों के सांस्कृतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के कार्य को सौंपकर रेडक्लिफ ब्राउन को अंडमान द्वीप समूह भेजा गया। तो वो 1906 में रेडक्लिफ ब्राउन कहाँ चले गए? अंडमान आइलैंड्स चले गए। लिखित पर लेखों के अभाव में यह कार्य बहुत कठिन था, काफ़ी टफ था, इसलिए यह युवा क्षेत्र कार्यकर्ता पूर्व कल्पित पुनर्निर्माण करने में असमर्थ था। उसने मन लगाकर अंडमान निवासी जो थे, अंडमान में रहने वाले अंडमान निवासियों के अनुष्ठानों प्रथाओं को प्रलेखित किया, परंतु उसकी उपलब्धियों को प्रकाशन 15 वर्ष बाद में हुआ। यानी जो अंडमान आइलैंड्स है, यहाँ पे रेडक्लिफ ब्राउन को 1906 में WHR रिवर्स के थ्रू भेज दिया गया। और ये काफ़ी यंग स्टूडेंट थे, काफ़ी यंग रिसर्चर थे, फिर भी इन्होंने मन लगाकर वहाँ पे जाकर अंडमान निकोबार का जो अनुष्ठान था, प्रथा था, उसे काफ़ी मेहनत करके उन्होंने प्रलिखित किया। एंड उनकी जो ये उपलब्धियाँ हैं, बुक के रूप में कब पब्लिश हुई? 15 साल के बाद, यानी 15 ईयर्स के बाद। उसी समय रेडक्लिफ ब्राउन, इमाइल दुर्खेम, मार्शल मॉस की थ्योरीज और जो उनकी रचनाएं थे उसे वो परिचित हुए, और इस प्रकार वह उनका अनुयायी बन गया। एंड जब रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा लिखा गया अंडमान आइलैंडर्स, जो कि 1922 में छप कर आया था, इससे ब्राउन को नई अंततः दृष्टि मिली। रेडक्लिफ ब्राउन एक सच्चा सामाजिक मानवशास्त्री था, एक ट्रू सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट था। एंड उसने सामाजिक मानवशास्त्री पढ़ा था, और सिडनी की बात करें, कैपटाउन की बात करें, शिकागो की बात करें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, तो यहाँ पे उन्होंने ओनली क्या पढ़ाया? यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने समाज मानवशास्त्र पढ़ाया। शिकागो में बात करें तो शिकागो में 1931 से लेकर 1937 तक उन्होंने पढ़ाया। एंड इसके बाद वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए, जहाँ पे वो 1937 से लेकर 1946 तक उन्होंने सोशल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाया। रेडक्लिफ ब्राउन का किसी जनजाति का पूर्ण वर्णन करने का प्रयास केवल अंडमान द्वीप समूह की यात्रा पर ही आधारित था। यानी कि अगर ट्राइबल स्टडीज़ की बात करें तो अंडमान जब वो गए थे तो वहाँ के ट्राइब्स पर ही उन्होंने स्टडी किया था। अंडमान आइलैंड्स की यात्रा पर वो गए तो उसी यात्रा पर उनका वो स्टडी आधारित था, बेस्ड था। बाद में इसके बाद रेडक्लिफ ब्राउन ने ऑस्ट्रेलिया में महत्वपूर्ण कार्य किए, परंतु स्थानीय जीवन की चुनी गई अवस्थाओं की अपेक्षा किसी भी प्रासंगिक अवस्थाओं पर उतनी दृष्टि नहीं डाली गई। उसने स्थानीय पॉलिनेशिया एंड साउथ अफ्रीका में भी कुछ फील्ड वर्क किए, लेकिन विरोधाभास रूप से व्यापक यात्रा किया हुआ यह विद्वान हृदय से एक आरामदायक मानवशास्त्री था, जिसने अपने अनुयायियों के द्वारा क्षेत्र में हल किए जाने वाले अध्ययन की, स्टडी की प्रॉब्लम्स को सूत्रबद्ध किया। रेडक्लिफ ब्राउन की बात करें तो जब ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजी के क्षेत्र पर उदित हुआ तो वहाँ मनोविज्ञान और मानवशास्त्र में कोई स्पष्ट भेद नहीं था। ये दोनों विषय साथ साथ ही पढ़ाए जाते थे, यानी साइकोलॉजी भी एंड एंथ्रोपोलॉजी भी। रेडक्लिफ ब्राउन इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे, उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं था। इसके पीछे रीज़न ये था कि कई भिन्न विषयों को एक विषय के अंतर्गत मिला लिया गया था। इन डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट थे कंबाइंड करके उसे पढ़ाया जा रहा था। इस बात से रेडक्लिफ ब्राउन सेटिस्फाइड नहीं थे। वह ऐसी व्यवस्था को अधिक बुद्धिसंगत नहीं मानते थे, इसलिए वह तार्किक सादृश्यता के आधार पर इन विषयों को अलग करना चाहते थे, सेपरेट करना चाहते थे। अपने अंतिम लेखों में रेडक्लिफ ब्राउन ने साइकोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी के बीच डिफरेंसेस सेपरेट करने की कोशिश की है, डिफरेंसेस बताया है। 1930 की बात करें तो 1930 तक व्यक्तित्व मनोविज्ञान के तथ्यों के संदर्भ में सामाजिक संस्थाओं का
अनुसरण करते हुए रेडक्लिफ ब्राउन ने जोर दिया कि साइकोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी फैक्ट्स एंड उस पर देखा जाए तो सारे स्तरों पर भिन्न भिन्न है एंड उन तथ्यों पर भिन्न स्तरों से विचार करते हैं वो। उन्होंने कहा कि मैं अत्यंत सुस्पष्ट रूप से जोर देकर कहना चाहता हूँ कि सामाजिक मानवशास्त्र मनोविज्ञान की भांति एक स्वतंत्र विज्ञान है। इस प्रकार रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक मानवशास्त्र की स्वतंत्र स्थिति के लिए स्वतंत्र विचारधारा का निर्माण करने वाली अनेक सैद्धांतिक अवधारणाओं का विकास किया, अनेक कॉन्सेप्ट्स दिए, प्रिंसिपल्स दिया। उन्होंने सामाजिक संरचना के परिप्रेक्ष्य में उसकी सैद्धांतिक पूर्वधारणा, सामाजिक आर्थिक और धार्मिक संस्थाओं का प्रतिपादन आदि अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है उनका। जब वो बहुत सारा रिसर्च करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, विकास करते हैं, आविष्कार करते हैं, तो बहुत सारे आलोचक हो जाते हैं, यानी क्रिटिसाइज करने वाले लोग होते हैं। इसी तरह रेडक्लिफ ब्राउन के संरचना प्रकारवाद की भी आलोचना की गई। रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा प्रतिपादित संरचना प्रकारवादी सिद्धांत की आलोचना विभिन्न प्रकार से की गई है। जैसे कुछ आलोचकों का मानना है कि समाज को जीवित जीवधारी के रूप में देखना गलत है, क्योंकि जीवधारी के शरीर की संरचना परिवर्तनशील है, जबकि समाज की संरचना अपरिवर्तनशील होती है। तो कुछ का मानना था कि इस दृष्टिकोण में समाज के विभिन्न अंगों के प्रकार्य निश्चित रहते हैं, किसी प्रत्यक्ष प्रकार की अनुपस्थिति में कल्पना के आधार पर ही विश्लेषण किया जाता है। तो किन्हीं का कहना था संरचना प्रकार्यात्मक विश्लेषण उद्देश्यमूलक होता है, प्रकारी शब्द का प्रयोग उद्देश्य के रूप में हुआ है। तो किन्हीं का कहना था यह विश्लेषण परिवर्तन नहीं दर्शाता है, जबकि परिवर्तन एक सच्चाई है। हालांकि रेडक्लिफ ब्राउन का मानना था कि संरचना प्रक्रियात्मक अध्ययन गतिहीन एंड गतिशील या अऐतिहासिक या ऐतिहासिक दोनों हो सकता है, लेकिन उन्होंने गतिशील या ऐतिहासिक अध्ययन में इसे कभी नहीं कहा। कुछ लोगों का कहना था संरचना प्रकारवाद सिद्धांत पूंजीपतियों द्वारा या पूंजीपतियों तथा शासक वर्गों को सहारा देता है। इस प्रकार यह सिद्धांत गरीबों के शोषण को बढ़ाता है, उन्हें एक्सप्लॉइट करता है। कुछ लोगों का कहना था यह सिद्धांत कारण और प्रकार में भ्रांति फैलाता है या बिहेवियर के परिणाम और उनके कारण के बीच कोई भी डिफरेंसेस क्लियर नहीं करता है। तो इस तरह से ये सारे डिफरेंसेस हो गए। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।